सबसे पहले तो यही अच्छे से समझना होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू था, और क्यू एडियाबैटिक प्रोसेस में जीरो होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर हो जाएगा। किस प्रोसेस में? एडियाबैटिक प्रोसेस में। ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सीबी जो पढ़े थे हम लोग, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी था। नंबर ऑफ मोल एक रखते, तो डेल्टा यू बराबर फॉर्मूला हो जाता है एन सी भी इंटू डेल्टा टी। चूंकि वर्क डन डेल्टा यू के बराबर था, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है एन सी भी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन एन सी भी इंटू डेल्टा टी, या सी भी इंटू डेल्टा टी। अब इस पे एक क्वेश्चन भी किए थे हम लोग, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो सी भी इंटू डेल्टा टी कर करके निकाले थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी किए थे, उसके बाद ये पढ़े थे, एडिया वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। दिख रहा है, वर्क डन बराबर सी भी इंटू डेल्टा टी, पहले से फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन बराबर माइनस पी डेल्टा भी, तो माइनस पी डेल्टा भी सी भी इंटू डेल्टा टी के बराबर हो गया, तो सी भी इंटू डेल्टा टी यानी डेल टी, रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंजेज को वेरी स्मॉल लेते, तो पी डेल भी लिख दिए, है ना। डेल्टा और डेल में अंतर समझ में आता है ना, ये लार्ज चेंज और ये स्मॉल चेंज, और लार्ज स्मॉल जितना जल्दी से आप समझ गए उतना जल्दी वाला नहीं। एक ठो चेंज 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच, दैट इज द लार्ज चेंज, और एक चेंज 10वें सेकेंड में कितना बदल रहा था, है ना, तो 10वें सेकेंड में जो बदल रहा था वो दैट इज वेरी स्मॉल चेंज, जो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए बातें होती है। ठीक है, तो ये वेरी स्मॉल चेंज जो है डेल, ये आपको घटा के नहीं निकलता है, ये लार्ज चेंज तो घटा के निकाल देते हैं। 10 लीटर में से 2 लीटर से 10 लीटर हुआ तो 10 माइनस 2 बराबर 18, लेकिन जब टाइम बदल रहा था उस समय वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा था, उसी के लिए इंटीग्रेट करना होता है ना। एक काम जो आपको पूछा जाए कि आज दिन भर में क्या किए, बता दीजिएगा, कहाँ कुछ किए, खाए थे, फिर कोचिंग गए, फिर कोचिंग गए, बस हो गया, 8 बज गया। और फिर यदि ये पूछ दिया था कि 6:10 में आप क्या कर रहे थे, तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, उस समय तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो उस समय भी बदलाव हो रहा था, कुछ ना कुछ प्रोसेस में थे, तो वो वाला स्मॉल चेंज। तो इसी को जानने के लिए, इसको निकालने के लिए हम लोगों को मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस डेल को अब यहां से कंटिन्यू करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो सी भी इंटू डेल टी बराबर माइनस पी डेल भी, बड़ा है छोटा है दिखाई दे रहा है, ऐसे से कर करके दिखाई देगा, इसी के लिए तो है ये। तो पी भी इज इक्वल टू एन आर टी होता फॉर्मूला, तो P बराबर एन आर टी बाई भी, एक मोल के लिए पी भी बराबर आर टी बाई भी। अब ये P का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दिए, यानी सी भी इंटू डेल टी माइनस पी डेल भी में P रा के आर टी बाई भी लिख सकते हैं, आई इंटू डेल भी तो है ही है, तो डेल भी बाई भी कर दिए, अगले में डिफ्रेंशिएट हो गया, ये वाला जो टेम्परेचर T है ये डेल टी में उधर जाके डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डेल टी बाई टी हो गया, तो सी भी इंटू डेल टी बाई टी बराबर माइनस आर डेल भी बाई भी। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए T1 से T2, वही समय जिसमें बदल रहा था, जिसमें वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा था।
डेल टी बाई टी, टी वन से टी टू तक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का एल एन टी टू बाई टी वन, या डेल वी बाई भी फार्मूला होता है एल एन वी टू बाई वी वन। जब ये हो गया तो सी भी इंटू एल एन टी टू बाई टी वन बराबर माइनस आर एल एन वी टू बाई वी वन लिख दिए। सी भी एल एन टी टू बाई टी वन बराबर आर एल एन वी वन बाई वी टू लिखें। देखिएगा ये माइनस साइन जो है, ये वाला माइनस साइन, इसको हटा दिए तो ये उलट गया, यानी इनवर्स हो गया। अब इसको लेकर के आगे बढ़े, Cp माइनस Cv बराबर पढ़े हैं हम लोग R, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई Cp। जानते हो क्यों ये सोचना पड़ा? क्योंकि इधर में एगो R है और इधर में एगो Cv है, तो R बटा Cv कर देंगे, चाहे Cv बटा R, दोनों एक दूसरे की तरफ जाएगा। तो हम लोग Cp माइनस Cv बराबर R किए और इसको Cv से डिवाइड किए, तो Cp बाई Cv, Cv बाई Cv बराबर R बाई Cv, यही R बाई Cv लाने के लिए। तो Cv Cv कट गया और Cp बाई Cv बराबर गामा होता था, तो गामा माइनस वन बराबर R बाई Cv लिख दिया। अब ln T2 बाई T1 बराबर R बटा Cv ln V1 बाई V2, और R बटा Cv जो था वो गामा माइनस वन आ चुका था, तो ln T2 बाई T1 बराबर गामा माइनस वन ln V1 बाई V2 कर दिया। और लॉग की एक प्रॉपर्टी थी x log a बराबर log a टू द पावर x, तो ये वाला जो गामा माइनस वन है ये इसके पावर में चढ़ जाए, तो ln T2 बाई T1 बराबर ln V1 बाई V2, पावर क्या हो गया? गामा माइनस वन। अब ये ln और ये ln कट जाएगा, तो रिलेशन निकल के आ रहा है T2 माइनस T1 बराबर V1 माइनस V2 पावर गामा माइनस, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेटेड है इस मेथड से। ठीक है, उधर में वर्कडन निकालने वाले थे, तो वर्कडन बराबर सी भी एल एन टी टू बाई टी वन, और एल एन को सॉल्व कर देंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्कडन निकल जाएगा आपको इस फॉर्मूले से 2.303 सी भी लॉग टी टू बाई टी वन, यहीं से जो आया था वही लिखे। ठीक है, या एन मोल के लिए रहेगा तो एन गुना कर देंगे, एन सी भी लॉग टी टू बाई टी वन। क्लियर है? एक डेरिवेशन यहाँ से यहाँ तक इसको बताए थे कि आप लोग जाके घर पे भी दोहराइएगा। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है, जब ये आ गया तो इसके बाद जो सब है वो उसी से रिलेटेड है। T2 बाई T1 बराबर V1 बाई V2 पावर गामा माइनस वन। फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.66। अब इस पर न्यूमेरिकल भी बेस्ट होगा, है ना, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन का होगा, तो ये ऑप्शन ही में जाएगा, और कुछ ऐसा दे देगा तो बन भी जाएगा। T2 बाई T1 V1 बाई V2, डायटोमिक गैस का 1.44 होता था, गामा माइनस वन 0.44। टेम्परेचर और वॉल्यूम का यही रिश्ता, पावर वन नहीं है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले पढ़े थे चार्ल्स लॉ में, जहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का पावर वन हुआ करता था, यानी वॉल्यूम बढ़ता टेम्परेचर से पूरे का पूरा सिमेट्रिकल, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 0.66, यानी पावर वन नहीं है, वन से कम है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना आइसोथर्मल प्रोसेस में बढ़ता था। तो ये पी और भी का ग्राफ खींचे हैं किसी टेम्परेचर टी पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये ग्राफ ऊपर और ये ग्राफ नीचे एडियाबैटिक के लिए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है उतना नहीं बढ़ता जितना आइसोथर्मल में बढ़ता है। अब उसके आगे आए तो T2 बाई T1 बराबर V1 बाई V2 गामा माइनस वन है। अब उस टेम्परेचर को हम PV बाई आर यानी P1 V1 में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो इस टेम्परेचर को सब्स्टिट्यूट कर दिए, टेम्परेचर बराबर PV बाई आर, तो T2 बराबर P2 V2 बाई आर और T1 बराबर हो जाएगा P1 V1 बाई आर। अब T2 के जगह पे रख दिए, T1 के जगह पे रख दिए, आर आर कट गया, है ना, देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए,
आप देखिएगा पावर 1 भी जुड़ जाएगा तो एक नया रिलेशन आया होगा प्रेशर वॉल्यूम का, P2 V2 गामा बराबर P1 V1 गामा। तो P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा। और एडियाबैटिक प्रोसेस ये होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में पहले पढ़े थे, P1 V1 बराबर P2 V2। उसके बाद फिर से टेम्परेचर को सब्स्टिट्यूट किए थे, इस बार वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर देते। तो PV बराबर RT, V बराबर RT बाई P, V1 बराबर RT बन P1, V2 बराबर RT2 बाई P2। देखो V1 की जगह पे रख दिए ये और V2 की जगह रख दिए, RR फिर से कट गया, T1 P2 T2 P1 गामा माइनस 1, T2 से अब गुना किए क्रॉस मल्टीप्लाई, टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन है ये, टेम्परेचर का गामा प्रेशर का गामा माइनस 1 है ना। और आइसोथर्मल में सीधा रहता था T1 P1 बराबर T2 P2, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में पावर चढ़ा हुआ है गामा, कहाँ से आया कैसे आया यही तो बता रहे थे, है ना। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का रिलेशन हो गया। इसके बाद फार्मूला के साथ खेल हुआ है, सिर्फ पढ़ाई नहीं था, उतना नया जानकारी था, ये सब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस में रहता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करवाए थे। एन सी भी इंटू डेल्टा टी या माइनस पी डेल्टा बी, ये दोनों सही है। आइडियल गैस इक्वेशन पी डेल्टा बी बराबर एन आर डेल्टा टी होता है, प्रकटन बराबर माइनस एन आर डेल्टा टी भी होगा। तो प्रकटन का यहाँ पर देखो एक फार्मूला ये दिखाई दे रहा है, एक फार्मूला ये दिखाई दे रहा है, ये भी प्रकटन, ये भी प्रकटन, ये भी प्रकटन। क्या ऑल्सो जब ये दोनों को बराबर कर सकते तो हम लोग इसको और इसको बराबर क्यों नहीं कर सकते। तो दोनों बराबर करके सब काठी के दिए, प्रकटन बराबर गैस कांस्टेंट आया फॉर एक मोल गैस और टेम्परेचर यदि चेंज हो 1 यूनिट का। तो Cp माइनस Cv बराबर R होता है। तो बता रहे थे कि इसी ऑप्शंस में कंडीशन दे के यदि पूछे कि प्रकटन बराबर क्या, तो Cp माइनस Cv R के बराबर है ना प्रकटन, और Cp माइनस Cv बराबर भी R ही होता है। तो Cp माइनस Cv को भी तो प्रकटन कर सकते हैं। कंडीशन चाहिए 1 मोल गैस टेम्परेचर 1 यूनिट, है ना। व्हेन 1 मोल गैस चेंज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 यूनिट, प्रकटन क्या हो सकता है, R भी हो सकता है, Cp भी हो सकता है, Cp माइनस Cv भी हो सकता है। कंडीशन इतना दिखा दिया, ठीक है। तो अब गामा माइनस 1 बराबर R बाई Cv पढ़े थे, R का वैल्यू Cv गामा माइनस 1, प्रकटन बराबर R होता है। तो बताइए प्रकटन का फॉर्मूला यदि कोई लिख दे Cv गामा माइनस 1, तो क्या दिक्कत है, Cv गामा माइनस 1 भी होगा, है ना। हमें को देखो Cv गामा माइनस 1 होगा और प्रकटन बराबर यदि n मोल का हुआ तो n Cv गामा माइनस 1 भी होगा। अब देखो यहाँ पर n Cv इंटू डेल्टा टी लिख ले, Cv बराबर लिख सकते हैं R बटा गामा माइनस 1, फॉर्मूला के साथ केवल छेड़छाड़ है। तो Cv बराबर लिख दिया R बटा गामा माइनस 1, ये ऑप्शंस में होता है ना। तो प्रकटन क्या क्या नहीं हो सकता है, मतलब ये समझाए थे। अब ये सीट बनाइएगा आप शॉर्ट कि प्रकटन बराबर ये भी ये भी ये भी, आया कहाँ से, रटना है तब तो छोड़ ही दीजिए, समझ आता है, ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। तो जितना भी ऑप्शन देगा वो सब ऑप्शंस में आप लोग रहिएगा। अब देखिए ये वाला ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शंस, ये क्वेश्चन बताएं आप ही लोगों में से कोई बच्चा डिफरेंट बुक देखता है तो ई प्रकटन का ये वाला फार्मूला, तो ठीक है फार्मूला बना देंगे आर गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, तो PV बराबर RT होता है, T बराबर PV बाई R। अब T2 की जगह रख देंगे P2V2R और T1 की जगह रख देंगे P1V1R। तो T2 की जगह रख दिए, T1 की जगह रख दिए, R कॉमन लेके काट दिए, P2 मतलब देखिए प्रकटन का ऐसा फार्मूला भी प्रकटन का हो सकता है ना। n इंटू 1 बाई गामा माइनस 1 P2V2 माइनस P1V1, यानी प्रकटन यदि 1 मोल का है तो P2V2 माइनस P1V1 बाई गामा माइनस 1, ये प्रकटन का फॉर्मूला है। ये सब क्वेश्चन ही है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में पहले से पढ़े हैं। अभी क्वेश्चन बता रहे थे कि P डेल्टा V ही लिखा है, तो सिर्फ दिमाग डेल्टा V तक ही नहीं रखना है, V2 बाई V1 भी होगा,
पी वी बराबर आर टी होता है, भी बराबर आर टी बाई पी होता है, भी टू के जगह पे हम लोग रख सकते हैं कि नहीं आर टी टू बाई पी टू माइनस आर वन टी वन बाई पी वन। अब यहाँ से आर कॉमन ले लें। यहाँ दो तरह का प्रेशर बताए होंगे कि ये प्रेशर है गैस का और ये प्रेशर एक्सटर्नल, देखो लिखे हैं, है ना, ये हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर ही होता है। और आप लोग को बताए भी हैं कि एक सिस्टम में एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होता है। तो पिस्टन पे जब प्रेशर पड़ेगा दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, और एक गैस का खुद का प्रेशर होता है। तो ये गैस का प्रेशर है और ये बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर है। तो T2P1 मतलब एलसीएम उलसीएम ले करके फॉर्मूला बना दिए, तो प्रकटन बराबर ये भी होगा क्या, जो P डेल्टा भी नॉर्मली देख रहे थे वो ऐसे भी देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन के बेसिस पे आप इसको मोल्ड करिएगा, ये सिखाए थे, ठीक है। और इसके थ्रू हम 15-20 क्वेश्चन आपको बता दें। ये जो फार्मूला से खेल है, फार्मूला से खेलने में डरिएगा नहीं कि इतना इतना होता है तो हम कैसे जानेंगे, हमसे नहीं होगा, ये सब कुछ हो नहीं, सब खेला है ना, वो खेलते रहना है। खेल के 2 या 4 को फार्मूला आप लोग खुद ही बना सकते हैं कि ये भी होगा सर, ये भी होगा सर, है ना, तो वही ट्विस्ट करता रहता है ना। अब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। हम्म थर्मोकेमिस्ट्री कहने का मतलब हो जाएगा कि यही सब इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी हम लोग अब देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन में, है ना, ये सब लग जाएगा। यहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगा और प्रकटन पूछेगा 2 मोल गैस का, है ना, कि ये रिएक्शन में कितना प्रकटन हुआ, ये सब बातें होगी। तो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच आर के टू दी पावर एन लिखते हैं। एक्चुअली में रिएक्शन को आर के टू दी पावर एन यहीं से लिखना सारे जगहों पे सिखाया। अब रिएक्शन लिखते तो कितना बड़ा हो जाता, इसलिए आर के टू दी पावर एन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और टर्म एक साथ में होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इसका सैंपल देखो क्या होता है, डेल्टा एच नॉट आर के टू दी पावर एन, बस इतना ही अंतर होता है। एगो में एच लिखा रहता है डेल्टा एच, एक ठो में डेल्टा एच नॉट। अरे देखो ध्यान से, तो बाद में ऐसे ही ये दोनों में अंतर भी न समझ में आता है, ये सब बात करते हैं शुरुआत से समझना चाहिए। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और ये क्या है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या लिखाएगा इसमें, उसमें क्या अंतर है, नॉट लिखाएगा, बस इतना ही अंतर है। क्या होता है इंथैल्पी का मतलब, सिंपल समझो, एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट या व्हेन रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाएगा तो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव होगी। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बदलेगा रिएक्शन होने के वजह से, नहीं रिएक्शन में बदलाव नहीं होता, CH4 प्लस O2, CNG जला रहे हैं, CO2 प्लस H2O, यहाँ एनर्जी निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ, प्लस हीट। एनर्जी में जो बदलाव होगा इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। बस इतना ही सही बात बता रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज
व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होता है? तो कहते हैं कि यदि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो एलिमेंट्री स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में है, जैसे वाटर है, तो वाटर का एलिमेंट्री स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? तो लिक्विड, वो सॉलिडों में एग्जिस्ट करता है ना, गैस में भी एग्जिस्ट करता है, तो सॉलिड गैस वाला एलिमेंट्री स्टेट नहीं हुआ, वो अलग स्टेट हो गया। तो जिस स्टेट में उसको रहना चाहिए उसी स्टेट में वो एग्जिस्ट करे, और रिएक्शन का टेम्परेचर 298 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार हो, इस कंडीशन पे रिएक्शन होगा। कितना कंडीशन चाहिए? एलिमेंट्री स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन ही चाहिए, और प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार ही चाहिए। तो इस स्टेट पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? यही स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हर रिएक्शन का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन यदि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना होता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहां पे लेके जाके निकालेंगे? 298। तो ये वैल्यू रिएक्शन के साथ आपको दिया रहता है ना, डेल्टा एच नॉट। ठीक है, और जनरली हम लोग को ज्यादातर डेल्टा एच नॉट ही निकालना भी रहता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री की बात की है। और जितना जो मॉलिक्यूल सब है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में ही रहता है। ठीक है, कोई एलोट्रॉप्स नहीं होना चाहिए। अब जैसे कार्बन है, कार्बन को जलाइए, तो कार्बन जलाइएगा तो केमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है कि कार्बन कोल के फॉर्म में जला रहे हैं आप, चारकोल के फॉर्म में जला रहे हैं आप, ग्रेफाइट जला रहे हैं आप, कि कार्बन डायमंड जला दिए आप। अब अलग अलग तरह का एग्जिस्टेंस है, बताइए अलग अलग तरह का एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या? तो हमको जब C+O2 CO2 यहाँ जब जाननी होगी तो हम डेल्टा एच नॉट ही ना जानेंगे, डायमंड थोड़े जलाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए एलिमेंट्री स्टेट और स्टैंडर्ड वर्ड का इंट्रोडक्शन करना पड़ा है। समझे क्या बोले? एक सिंपल इंथैल्पी और एक स्टैंडर्ड इंथैल्पी। केवल इंथैल्पी में कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी प्रेशर हो सकता है, किसी भी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में मॉलिक्यूल रह सकता है। लेकिन यदि स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालने जा रहे हैं आप तो मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड यानी एलिमेंट्री स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में मिलेगा, 298 केल्विन टेम्परेचर होगा और 1 एटीएम या 1 बार प्रेशर होगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव होगा उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इसका यूनिट जूल पर मोल होता है, यानी 1 मोल सबस्टांस जलाने में जो एनर्जी, उसी को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। यदि कहीं पर कोई रिएक्शन में इंथैल्पी ए दिया हुआ है और यहां आपको 2 मोल लग जाता है और एनर्जी यहां दिया हुआ है डेल्टा एच बराबर x किलो जूल पर मोल, तो आपको 2 मोल जलाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा? 2x चाहिए। 3 मोल जल रहा है तो यहाँ पर कितना एनर्जी चाहिए होगा? 3 मोल होगा। ये सब बेसिक बातें होगी समझने का। क्लियर है? तो डिफिनेशन लिखते हैं। The amount of energy change, the amount of energy or enthalpy change when 1 mole of chemical substance
form product. It called as enthalpy of reaction when enthalpy of reaction calculated at a standard state of existence of reactant and product at STP, that is temperature 298 Kelvin, प्रेशर 1 atm या 1 बार, थोड़ा सा कहीं डिफरेंस होता है या 1, इसी वजह से 1 atm या 1 बार लिखा जाता है। ज्यादातर यहाँ पर इस्तेमाल में 1 बार ही होगा। इट कॉल्ड एज स्टैंडर्ड enthalpy of reaction शुरू कीजिए ना, आप ही के लिए शुरू किए हैं सर, शुरू कीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, मन लगेगा। लिख दिए? हिंदी में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसको कहेंगे? बोलेंगे सर वो पहले से जो जानते थे ना हम लोग, इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि किसी रिएक्शन में कोई एनर्जी रिलीज हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है उसी को आप कह रहे हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और कोई नया बात न बता रहे, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाए या फिर एब्जॉर्ब हो जाए उसी को हम लोग कहेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना? वो एक्चुअली में वही था। अब साइन कन्वेंशन है थोड़ा सा यहाँ पे, पढ़े? बोलते हैं जब एंथैल्पी चेंज किसी रिएक्शन का पॉजिटिव में लिखा रहता है तो रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक, और यदि ये नेगेटिव में लिखा हुआ है तो रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक, है ना? यही डिसाइड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा, ठीक है? और उसका भी बेसिक है, बॉन्ड एनर्जी डिसाइड करता है, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए होंगे कि हर रिएक्शन में आपको एनर्जी पहले देना पड़ता है, बाद में बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होता है। द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ एनर्जी मेक्स द रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है? तो जो अमाउंट है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। पढ़े? साइन कन्वेंशन पहले से देख लेना है।
इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर यदि पॉजिटिव लिखा है तो रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक। और डेल्टा एच नॉट रिएक्शन यदि पॉजिटिव लिखा हुआ है, निगेटिव लिखा हुआ है, तब कह देंगे एक्सोथर्मिक। रिएक्शन है ना, जैसे कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है और डेल्टा एच नॉट रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है -x किलो जूल पर मोल। ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन कैसा है, माइनस साइन इंडिकेट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, नेगेटिव साइन indicate the reaction is exothermic। अब P प्लस Q इज इक्वल टू R प्लस S लिखा हुआ है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस x किलो जूल पर मोल। प्लस x लिखा है यानी पॉजिटिव साइन इंडिकेट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, यानी वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही था जो एक रिएक्शन के बारे में डिसाइड करता है कि वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। रिएक्शन भी आपको बहुत ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसी का याद करना नहीं होता है, वो लिखा ही रहता है, खाली उसका माइनस और प्लस वाला बात समझना है। देखिए समझ भी गए, ये माइनस प्लस समझ में आ गया। अब इंथैल्पी चेंज रिएक्शन का निकलेगा कैसे, तो इंथैल्पी चेंज यहीं पे एक लाइन जोड़ेंगे, इंथैल्पी चेंज एक रिएक्शन का निकलता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। इंथैल्पी चेंज of a reaction can be calculated from enthalpy of formation। enthalpy change of a reaction can be calculated from enthalpy of फॉर्मेशन। अब देखेंगे हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है।
लिख दिए। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहाँ से निकालेंगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहेंगे तो फिर दो तरह का होगा, एक नॉर्मल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एक स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जितना भी इंथैल्पी बढ़ जाएगा सब में एक स्टैंडर्ड, लिखे ना लिखे नॉट लगा हुआ है तो समझना है अपने से। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या सैंबल होगा? डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन के लिए एफ, केवल डेल्टा एच एफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? अब देखिए फॉर्मेशन करना है एक मॉलिक्यूल मीथेन का, मीथेन बनाना है तो कार्बन लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, कार्बन हाइड्रोजन जोड़ के मीथेन बना देंगे। तो मीथेन बनाने में जो एनर्जी में बदलाव आएगा उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कह देंगे, है ना? जैसे C+H2 इसी से बनेगा मीथेन, ये मैथमेटिकल होता है। जैसे C2H6 बनाना है तो 2 गो कार्बन और 3 गो हाइड्रोजन लेकर के हम लोग C2H6 बना दें। कैसे बनता है, कौन मेथड से बनता है, दैट नॉट इंपॉर्टेंट, ये मैथमेटिकल है। C2H5OH बनाना है, ये बिल्कुल समझिएगा। हाँ बचपन ब्लैंक हो जाता है कि ये बनाने तो आई भी नहीं करता, कैसे बनेगा ये, कुछ नहीं करना, मैथ। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जोड़ देना और इधर C2H5OH बना देना, बस। 2 कार्बन है, 2 गो कार्बन लिख देंगे, 5 एक 6 हाइड्रोजन है, 3 गो हाइड्रोजन लिख देंगे, 1 गो ऑक्सीजन है, हाफ O2 लिख देंगे। आधा O2 मतलब एक एटम ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। जो बातें होगी वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल होगा। यहाँ पर जो एनर्जी चेंज होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कह देंगे, ठीक है? यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज करेगा दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी चेंज करेगा मतलब क्या चेंज करेगा जी? क्या चेंज करेगा बोलो? और एक सब इंथैल्पी चेंज करेगा मतलब एनर्जी, खाली एनर्जी और कुछ नहीं। इंथैल्पी कॉमनली कॉल्ड एनर्जी, है ना? इंटरनल एनर्जी और इंट्रोपी आगे आएगा, वो सब कुछ नहीं सोचना है। एनर्जी जो चेंज करेगा, यहां पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज करेगा उसको क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। समझ रहे हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी या इंथैल्पी चेंज when 1 mole of chemical substance is formed from their constituent particle। constituent particle में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। constituent particle मतलब जिससे वो सबस्टांस बना हुआ है वो सबस्टांस। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, the amount of energy change when 1 mole of chemical substance formed from their constituent particle it called as
enthalpy of formation. If enthalpy of formation calculated at STP temperature 298 Kelvin, pressure 1 bar, and a standard state of existence, it called as a standard enthalpy of formation, है ना। और इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं, इंथेन कह सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहिएगा, है ना। ये पूरा शब्द जो लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। लिखिए, हल्ला नहीं कर भाई, बैठ के पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो बाहर मिलते हैं। कुछ सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कैसे। अब बोलेगा सर इंथाल्पी उन्थाल्पी बोलते हैं ना तो वो गड़बड़ करता है, दिमाग में जाके टनक टनक बजता है। तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो एनर्जी इंथैल्पी ही है, दूसरे को ना तंग करना चाहिए। तो ऐसे ही बेचारा 10-15 दिन के बाद आया है आज, उसमें भी प्यास लगले ही है उसको। पढ़ना चाहिए, कुछ अच्छी बातें सुनते सुनते भी समझ में आता है, बाकी तो 12 से पढ़वे करेगा। ऐसे भी कुछ इंथैल्पी उन्थैल्पी सुन के रखेगा तब ना अच्छा लगेगा। बीच में एग्जाम्पल करके जो वाइट रंग से लिखा हुआ रिएक्शन, एग्जाम्पल करके लिख दीजिए कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एग्जाम्पल करके।
ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है समझ गए। कोई भी केमिकल सबस्टेंस एक मोल बनाना है, कहां से बनाना है, तो कोई स्पेशल मेथड से नहीं, उसी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अनिथाइल अल्कोहल है तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब कुछ जोड़ दिए, एकदम मैथ अप्लाई कर दीजिएगा, कोई केमिस्ट्री अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। जैसे PCl5 बनाना है तो एगो फास्फोरस जोड़ देंगे, एगो क्लोरीन जोड़ देंगे, नीचे उधर लिख देंगे PCl5। ठीक है। जिससे वो मॉलिक्यूल बना है उसी के कंस्टिट्यूएंट एटम एक तरफ रख दीजिएगा और इधर मॉलिक्यूल बना दीजिए। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव हो उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह दीजिए। स्टैंडर्ड कहने में सिर्फ एक लिमिटेशन है कि आप उस एनर्जी को 298 केल्विन पे ही निकाल रहे हैं, एक बार प्रेशर पे निकाल रहे हैं, क्योंकि आप देख चुके हैं Q बराबर मस्त, देखें Q बराबर MS डेल्टा T, जहां टेम्परेचर बदलेगा मास तो होगा ही ना, जहां टेम्परेचर बदलेगा मास है तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर को अस्थिर करना पड़ेगा 298 केल्विन, तब निकलेगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और जो भी सबस्टांस हो सब स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में हो, क्योंकि एग्जिस्टेंस की वजह से भी एनर्जी बदल जाता है। ठीक है। अब ये बात समझने आएगा कैसे एनर्जी बदल जाता है, इसलिए एग्जांपल बताए। जैसे कार्बन को देखो तो कोल, चारकोल, डायमंड, ग्रेफाइट, तो कार्बन ही तो सब में है, लेकिन सबकी एनर्जी क्या है, अलग अलग। डायमंड जलाने में वेरी हाई टेम्परेचर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाना पड़ेगा, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके डायमंड जलेगा, जबकि कोयला 50-60 डिग्री पर जलेगा, धुआं धुआं के जलेगा। नहीं, इग्निशन टेम्परेचर कम लगेगा तो कितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंसेस आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, पढ़ना तो वही था। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट हम लोग स्टैंडर्ड वाला ही करते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर बातों को समझिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जैसे कोई रिएक्शन है AA प्लस BB दैट इज इक्वल टू CC प्लस DD, है ना। छोटा c छोटा b क्या है, मोल, नंबर ऑफ मोल, जिसको हम लोग मोल कंसेप्ट में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा करते थे, है ना। छोटका ये b को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। मुंह में यदि नहीं आए जल्दी तो रिएक्शन कोफिशिएंट भी कह दो। ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बराबर लिखेंगे समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, रिएक्टेंट का। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यदि आपको वो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस में, जो दिया हुआ ही रहेगा, आपको सिर्फ जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, मेरे साथ रहिए थोड़ा देर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, CCDD प्रोडक्ट का पहले जोड़ना है, तो लिखेंगे C इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, मतलब 2 मोल 4 मोल जो भी होगा यहां गुना कर देंगे। ठीक है, जितना एनर्जी देगा वो, प्लस D इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D एक तरफ, माइनस
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, बस यही काम करना है, सारे एनर्जी को जोड़ के घटा देना है। यदि यहीं पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी आ सकता है, इट में बी पॉजिटिव और में बी नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा तो आप खुद ही कह देना कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, नेगेटिव आएगा तो आप खुद ही कह देना रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। बस इतना चाहिए तो बात है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, है ना। लिख दीजिए। इस पे क्वेश्चन कराना होगा, क्वेश्चन में देखिएगा तब समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। हुआ, लिख दिया। लिख दिया। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के जगह पे रिएक्शन का नाम भी हो सकता है, जैसे रिएक्शन कंबसन का हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं लिख के सवाल एंथैल्पी ऑफ कंबसन लिख सकता है। करना क्या होगा, यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो निकल जाएगा जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वही कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबसन। क्या समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक दो लाइन हम लिख देते हैं, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबसन कभी पूछ रहा है क्वेश्चन, कभी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछ रहा है,
तो इस लाइन से रूबरू हो जाइए, इंथैल्पी ऑफ कंबसन या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन। क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज या फिर इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of chemical substance undergoing combustion in sufficient amount of oxygen। कंबसन में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है, sufficient amount of oxygen called as enthalpy of combustion। और यही enthalpy of combustion when calculated at STP or standard state of existence then it called as a standard enthalpy of combustion। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन या इंथैल्पी ऑफ कंबसन जब बोलें तो बताओ, ये रिएक्शन तो कम से कम जानते ही हैं कि ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा, तो इसका डेल्टा एच जो निकलेगा वो हमेशा क्या आना चाहिए? नेगेटिव में। क्या किसी का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इंथैल्पी ऑफ कंबसन हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव में। कोई भी जलेगा तो एनर्जी ही देगा ना। तो एक लाइन ये भी जोड़ दिया जाए कि इंथैल्पी ऑफ कंबसन हमेशा नेगेटिव में आता है। और यदि सवाल इंथैल्पी ऑफ कंबसन पूछ रहा है तो आप टिक लगाते समय इसका उपयोग जरूरी कर लीजिएगा, कंबसन कभी पॉजिटिव में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन is always in negative, that is exothermic।
क्वेश्चन दें, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन के नाम पे, रिएक्शन के जगह पे जितना टाइप का रिएक्शन हो सकता है सबका नाम आ सकता है। हमारे कहने का मतलब ये, जैसे कंबसन हो रहा है तो इंथैल्पी ऑफ कंबसन, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोजन किसी में जुड़ रहा है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, किसी में वाटर जुड़ रहे हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। समझ रहे हैं? वाटर आइस बन रहा है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वाटर गैस बन रहा है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। खाली इंथैल्पी ऑफ लगा देना है, दैट ऑल आर द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होगा, बाकी सब रिएक्शन वैसे ही कैलकुलेट होगा, नाम अलग अलग हो सकता है, 2 4 10 ठो लिखेंगे भी इंथैल्पी ऑफ। चलिए क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से समझ आएगा ज्यादा। क्वेश्चन, इस चैप्टर में आपको मॉलिक्यूल के आगे पीछे जो है ना ये लिखा मिलेगा। मेडिकल का सवाल है, बनाइए।